हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, जिन बच्चों ने एईसी 2 के रूप में इन्वायरमेंटल साइंस को लिया हुआ है तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा देंगे आज। तो आज के वीडियो में आपका 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे कम समय में। वो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको सारी चीज़ें मिल जाए और इसको आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे जो भी सवाल बनेंगे ना यहीं से बनेंगे, तो इसीलिए इसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन आपसे बने तो आपको पता ये चल सके कि क्वेश्चन कैसे बनेगा और आपको उत्तर कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के चीज़ों को शुरू करते हैं। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसका सही उत्तर दीजिएगा। जारवा वन जाति जो है ना निवास करती है कहाँ पे? जरावा जो वन जाति है वो कहाँ पे निवास करती है? पहला आपके पास क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर होगा अंडमान और निकोबार में। ठीक है, जरवा जो है ना वन जाति जो पाई जाती है, ये जनजातीय प्रणाली की होती है ये जाति। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? अंडमान और निकोबार में। किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ये हमने कई एक बार कराया है, लेकिन इसको इसलिए करा रहे हैं ना क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि भूमध्य रेखा जो होता है ना पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है और यहाँ पे सन का मतलब जो है लाइट डायरेक्ट पड़ता है। और यहाँ पे लाइट जब पड़ता है तो देखिएगा हर दिन दोपहर के समय 2 बजे के आसपास यहाँ पे जो है ना बारिश होता है, हर दिन होता है। और यहाँ पे जो वन होते हैं ना वो बड़े बड़े मतलब ऊंचे ऊंचे वन होते हैं, जिसके वजह से इसको यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है, वायु का। उसके बाद देखिए तीसरा, आयुर्वेद में किस पौधे को पर्यावरण का प्रदूषक कहा गया है? किस पौधे को? तो यही क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये होगा तुलसी का पौधा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पर्यावरणविदों के लिए विवादास्पद पौधा है, यानी पर्यावरणविदों ने कौन से पौधे को विवादास्पद बोला है? तो यूकेलिप्टस को बोला है। क्यों भाई? तो इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के नीचे ये बहुत लंबी होती है, बट इसका जड़ जो होता है ना वो पृथ्वी में बहुत नीचे तक जाता है और ये अगल बगल की पानी को बहुत ज़्यादा ये सोख लेता है। तो जिससे क्या होता है, इसके अगल बगल में, इस पौधे के अगल बगल में मान लीजिए कोई पौधा है, कोई और भी छोटा पौधा, तो उस वो जो होता है ना वो मरने लगता है इसी पौधे के कारण। क्यों? तो ये पानी को अपनी ओर एब्जॉर्ब जो कर लेता है ना, तो ये दूसरे जो पौधे होते हैं ना उसके लिए ये हानिकारक सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। न्यू सक्रियता वाले अपशिष्ट कौन होते हैं? यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। न्यू सक्रियता वाले, न्यून वाला मतलब पूछ रहा है, गलती से हम न्यू पढ़ दी, न्यून है। न्यून का मतलब सबसे कम सक्रियता वाला कौन सा अपशिष्ट होता है? कौन भाई? देखिए, रेडियो न्यूक्लियाइड, या फिर देखिए यूरेनियम, या निकेल, या प्लास्टिक। तो ये होगा प्लास्टिक जो है ना कम सक्रियता वाला ये अपशिष्ट होता है। ठीक है, ये सक्रिय नहीं होता है बल्कि ये कम सक्रिय होता है। ठीक, सर्वप्रथम सन 1955 में नवेली ताप विद्युत गिरी किस प्रांत में स्थापित किया गया था? इसको भी हम कराए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु में इसको स्थापित कराया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, समुद्र में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या होता है? तो समुद्र में प्रदूषण का प्रमुख कारण, ये भी वीडियो में हम लोग करे हुए हैं, परमाणु परीक्षण होता है। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि सब नया है, कुछ चीज़ें पुरानी वाली हैं और कुछ चीज़ें नई होंगी। ठीक है, तो रिवीजन के तौर पर इसको हम करवा रहे हैं। सबसे सस्ता परिवहन क्या होता है? तो वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन। तो इसमें सबसे सस्ता कौन होता है? यही पूछ रहा है आपसे। तो ये जल परिवहन होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न को देखते हुए चलेंगे आप। अगला है, समुद्री प्रदूषण सबसे घातक है, यानी समुद्री प्रदूषण का घातक जो होता है ना वो क्या होता है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, या फिर औद्योगिक प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, या नगरीय प्रदूषण? क्या होता है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण इसके लिए सबसे घातक होता है। किसके लिए? तो समुद्री प्रदूषण के लिए। ठीक है, आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है, आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण कौन सा खनिज है? तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। टीन है, तांबा बॉक्साइट, उसके बाद रॉक फॉस्फेट। तो ये हो जाएगा रॉक फॉस्फेट। ठीक है, आध्यात्मिक नहीं होगा, अधात्विक है, ये गलत लिखा गया, आध्यात्मिक लिखा गया। अधात्विक खनिज, अधात्विक, धात्विक ये होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है।
तो अधात्विक खनिज यानी कि जो धातु नहीं है वो है रॉक फॉस्फेट, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। अगले प्रश्न को देखिएगा, खनिज ईंधन का उदाहरण नहीं है, कौन सा खनिज ईंधन का उदाहरण नहीं है? प्लेटिनम, यूरेनियम, कोयला और पेट्रोलियम, कौन सा नहीं है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको सही से उत्तर कीजिएगा। ये होगा प्लेटिनम। देखिए कोयला भी होता है ईंधन का उदाहरण, पेट्रोलियम भी है, यूरेनियम भी है, ठीक है, तो सही उत्तर होगा प्लेटिनम, ठीक। उसके बाद देखिए प्लेटिनम का क्या होता है, रिंग वगैरह जो बनता है ना, तो ये प्लेटिनम का उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। जो आप अंगूठी वगैरह देखते होंगे, प्लेटिनम का रिंग वगैरह भी बनता है इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए जल लग्नता समस्या संबंधित है, किससे है? ऑप्शन मृदा से, जल से, जंगलों से, जानवरों से। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना था, सही उत्तर हो जाएगा मृदा से है, ठीक है। यानी कि जल लग्नता का मतलब होता है ना जहाँ पे जल जमा हो जाए, ठीक है, तो ये मृदा से संबंधित है। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? तो 71% भाग पर पृथ्वी पर जल पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। नीली क्रांति से आशय है, यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है, यही पूछ रहा है आपसे। तो ये होगा मत्स्य पालन से। ऐसे ऑप्शन में मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है, सुअर पालन, लेकिन आपको याद रखना नीली मतलब पानी का रंग आपको ध्यान में रखना है, वो नीला होता है, ऐसे सोचिएगा। ऐसे तो पानी का रंग कुछ नहीं होता है, बट ऐसे सोचिएगा ना कि नीला होता है, और नीला जो है वो मछली उत्पादन से, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चावल के उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन है? यानी कि चावल का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में होता है? तो वो चीन में होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। रियो डी जेनेरो, यहाँ पे गलत हो गया, रेडियो लिखा गया, रियो डी जेनेरो सम्मेलन किस सन में हुआ था? कब हुआ था ये रियो डी जेनेरो सम्मेलन? तो 1992 में हुआ था, इसको भी रट लीजिए आप, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और जब बनेगा तो आप गलती करके आइएगा। तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। सर्वाधिक 51% प्रदूषण कब किससे होता है? यानी 51% प्रदूषण पॉल्यूशन किससे होता है सबसे ज़्यादा? यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका होगा उद्योग से, परिवहन से, घरेलू कार्यों से, अपशिष्ट पदार्थों के सड़ने से। तो परिवहन से होता है इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे इसको भी आप, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हुए चलिए, सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन किस सन में आयोजित किया गया था? यानी विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन सबसे पहली बार कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, याद रखिएगा, 1971 में हुआ था। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जून जो है 1972 में कहाँ पे हुआ था विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन? तो ये हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है, स्टॉकहोम में हुआ था, तो इसको रट लीजिए आप। इसको भी पढ़ाए हुए हैं, बहुत सी चीजें इसमें पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये रिवीजन हो रहा है आपका। विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 किस देश में आयोजित हुआ था? यानी कि ये जो जोहान्सबर्ग 2002 में जो विश्व सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। शांत घाटी है किससे संबंधित? कश्मीर, उत्तरांचल, तमिलनाडु, केरल, केरल से है, ठीक है, इसको भी रट लीजिए आप। देखिए फिर है, भौतिक पर्यावरण में कौन सा कारक नहीं है, यानी कौन से कारक भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसमें होगा तालाब। देखिए खनिज भी भौतिक पर्यावरण है, वनस्पति भी है, मिट्टी भी है, लेकिन तालाब जो होता है ना वो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से संबंधित है ये चिपको आंदोलन, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरांचल से है, ठीक है, तो इसको रट लीजिए आप। अगले प्रश्न को देखते हुए चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, ओजोन परत क्षरण के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन है? यानी कि ओजोन परत का क्षरण जो होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन है? मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो इसमें सही उत्तर आपको चुनना था। तो ये देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो कि इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ओजोन परत के क्षरण के लिए, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा नहीं है? ये देखिए नहीं आपको जहां दिखे तब आप टिक कर दीजिएगा, उसको गोला बना दीजिएगा। तो उसके लिए कौन सा नहीं है? मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन है। तो सही उत्तर आपका होगा ऑक्सीजन। देखिए एक चीज बताते हैं, हरित गृह प्रभाव के लिए मेथेन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी के वजह से होता है। फिर देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट आपको ये ध्यान में रखना ऑक्सीजन उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और भी गैसेज हैं जो कि जब आपको हरित गृह प्रभाव पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको डिक्लियर यानी क्लियर
रहेगा कि हरितगृह प्रभाव में कौन कौन से गैस आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए वीडियो बहुत से बने हुए हैं, उसको आप देखते नहीं हैं, आप देखिएगा तो बहुत चीज़ें वहीं पे हम क्लियर कराए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरह से उसको क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि वीडियो जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। निम्न में से कौन हरितगृह प्रभाव का परिणाम है, यानी हरितगृह प्रभाव के कारण क्या हो सकता है, यही पूछ रहा है। तापमान बढ़ता है या फिर औद्योगिक विकास होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए सही उत्तर हो जाएगा, तापमान का बढ़ना हरितगृह प्रभाव का एक प्रमुख कारण माना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, विश्व के निम्नलिखित देश में कौन सा देश सबसे ज़्यादा हरित गैसों का उत्सर्जन करता है, यानी कि देखिए ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किस देश के द्वारा किया जाता है, यही क्वेश्चन आपसे बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए ब्राज़ील, भारत, चीन, इंडोनेशिया। तो सही उत्तर होगा चीन। चीन जो है ना, ये हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। क्यों भाई? तो इसी देश में सबसे ज़्यादा जो है ना, जो हरित गृह प्रभाव के लिए इंपॉर्टेंट गैस होते हैं, यानी कि कारक है महत्वपूर्ण, उसको उत्सर्जित करता है कौन? चीन, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हुए चलिएगा। अब धीरे धीरे इसमें देखिए आंसर और क्वेश्चन दोनों को वन लाइनर करा दिए हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला इकाई क्या है, यानी कि उसको क्या कहते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को जिसमें मापते हैं ना, उसको डेसिबल बोलते हैं। और इसका साइन जो होता है ना, छोटी डी और बड़ी बी, ठीक है, इसी को बोलते हैं डेसिबल। तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला इकाई है। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला इकाई क्या है, आप इसको कमेंट में बताइएगा। इसको हम पढ़ाए हुए हैं, ये क्वेश्चन पाटलिपुत्रा में भी पूछा था और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। भूकंप की तीव्रता को मापने वाली इकाई कौन सी है, ये फिर से बोल रहे हैं, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये है उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद देखिए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये केरल में है, ठीक है। उसके बाद देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, वाल्मीकि नगर जो कि चंपारण वाले इलाके में पड़ता है। चिल्का अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। तो इतना याद रखना होगा अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो आप खुद ही देखिए ना, 35 क्वेश्चन आपको कराए कम समय में, और इसीलिए बोल रहे हैं ना कि आप एकदम अंतिम समय में यही कीजिए कि छोटा वीडियो ही हो लेकिन उसको पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होगा। हम भले ही छोटा वीडियो डालेंगे आपके लिए ऑब्जेक्टिव का, लेकिन इतना चीज़ उसमें दे देंगे ना कि आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको यकीनन ये लाभ होगा कि आप छोटा चीज़ तो देखें लेकिन आपको लाभ ज़्यादा मिल गया, ठीक है। तो हमारा कोशिश यही है कि आपको भरपूर आपके एग्जाम के लिए तैयार कर दें, ताकि आपसे कोई भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप उसको एकदम अच्छे से करके आइए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने यार दोस्त में बहुत अच्छे से शेयर करिए, अपना जो ग्रुप होगा आपके कॉलेज का उसमें ज़रूर दे दीजिएगा चैनल को, ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके, ठीक है। और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि हाँ ये आपको कैसा लग रहा है, छोटा वीडियो चाहिए या बड़ा चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव का चाहिए होगा बड़ा तो उसका भी हम लोग वन शॉट करा देंगे, लेकिन कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि आपको चाहिए अगर बड़ा, तो वह भी आ जाएगा आपके लिए बहुत जल्द, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।